अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू डब्ल्यू टॉप टीच एंड माई सेल्फ असद तनवीर। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डू वाइल के कॉन्सेप्ट को समझा कि डू वाइल स्टेटमेंट क्या होती है। आज की वीडियो में हम फॉर लूप को समझेंगे कि फॉर लूप क्या है और इसका सिंटैक्स और इसको एग्जाम्पल के जरिए डिटेल से समझेंगे। इसलिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको फॉर लूप के कॉन्सेप्ट की समझ आ। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। व्हाट इज फॉर लूप? The loop execute one or more statements for a specified number of times। इस लाइन का मतलब यही है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, डू वाइल के केस में देखा, वाइल के केस में देखा, इफ स्टेटमेंट के केस में देखा कि जब हम कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी लूपिंग स्ट्रक्चर चलाते हैं तो उसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को रन करने की सलाहियत होती है। तो फॉर लूप का भी यही पर्पज़ है कि हम इसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस लूप इज़ आल्सो कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। इसको हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। जी फ्रेंड्स, अब सिंटैक्स को समझ लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होगा। बेसिकली फॉर लूप में तीन पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो इनिशियलाइजेशन, मतलब कि यहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। सेकंड पार्ट होता है कंडीशन, यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं। और थर्ड पार्ट पे हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। फॉर लूप में हम जब ये तीनों पार्ट्स रन करते हैं तो उसके बाद हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। स्टेटमेंट एक भी हो सकती है, स्टेटमेंट मल्टीपल भी हो सकती है। वो आपकी मर्जी है कि प्रोग्राम कितना लेंथी होगा। अगर प्रोग्राम 10 स्टेटमेंट का होगा तो हम 10 स्टेटमेंट लिखेंगे, अगर 2 स्टेटमेंट का प्रोग्राम होगा तो हम 2 स्टेटमेंट लिखेंगे। तो फॉर लूप में हम 3 पार्ट्स लगाते हैं। उम्मीद है आपको इस सिंटैक्स की समझ आ गई होगी। बेसिकली फॉर लूप में ये 3 पार्ट्स क्यों दिए गए हैं, जैसे जैसे हम आगे आगे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे फंक्शंस, अरेज, पॉइंटर्स पढ़ेंगे तो उसका मकसद यही है। जैसे हमने सबसे पहले कोडिंग स्टार्ट की थी C++ की, तो उसमें सबसे पहले जब हम सी आउट का कॉन्सेप्ट समझते थे तो उसको अगर सी आउट लिखना हो तो हम काफ़ी सारी स्टेटमेंट लिखते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे हम आगे आगे प्रोग्रामिंग करते जाएंगे हमारे लिए प्रोग्रामिंग को लिखना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे ये लूपिंग स्ट्रक्चर या फंक्शंस आएंगे, पॉइंटर्स आएंगे, अरेज आएंगे, इनका मकसद सिर्फ एक ही है, आप प्रोग्राम को इजीली लिख सकें, इसको इजीली मॉडिफाई कर सकें। अगर कोई एरर आ जाए तो आप उसे इजीली मॉडिफाई कर सकें। जैसे जैसे हम आगे आगे प्रोग्राम लिखेंगे तो सिर्फ उनका यही फ़ायदा होगा कि हमारे लिए प्रोग्रामिंग आसान होती जाएगी और हमें एरर फाइंड करने में काफ़ी आसानी होगी। जी फ्रेंड्स, अब हमने सिंटैक्स को समझ लिया। अब हम इसके फ्लो चार्ट को समझते हैं कि फ्लो चार्ट किस तरह होगा और ये किस तरह वर्क करता है। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर आएगा और यहाँ पे y माइनस माइनस आएगा, यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसको हम इस पार्ट को क्या कहते हैं, इनिशियलाइजेशन। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, कंडीशन। और जो थर्ड पार्ट होता है वो हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। जी फ्रेंड्स, अब इसके एल्गोरिथम को समझ लेते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले हम कौन सा पार्ट चलाते हैं, इनिशियलाइजेशन का। अब उसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद हमारे पास कंडीशन होती है। कंडीशन के बाद जब कंडीशन ट्रू होगी तो वो जो लूप होगा वो बॉडी में जाएगा और बॉडी के बाद अगर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है या डिक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा है तो वो वर्क होगा। उसके बाद वो फिर इनिशियलाइजेशन में जाएगा, फिर कंडीशन चलेगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप बॉडी में जाएगा और इसे एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह ये कंप्लीट साइकिल वर्क करेगा फॉर लूप में। अगर कंडीशन फोर्स होगी तो पूरा जो ब्लॉक होगा एफ फॉर लूप का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और फॉर लूप जो कर्सर होगा, जो आउटपुट होगी वो एग्जिस्ट हो जाएगी और आगे जितना भी फॉर लूप का पार्ट होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपने सिंपल यही याद रखना है कि अगर फॉर लूप में अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ही लूप चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब कि वो रन नहीं होगा। जी फ्रेंड्स, अब एक एग्जांपल के जरिए इसे सोल्व करते हैं और इसे और डिटेल से समझते हैं कि किस तरह वर्क करेगा। जी फ्रेंड्स, एग्जांपल है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेज काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5 यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के जरिए हमने 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग करवानी है, मतलब कि 1 से लेकर 5 तक हमने नंबर्स प्रिंट करवाने हैं। चलिए इसका सिंटैक्स लिखते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का यूज़ करेंगे, फिर यूजिंग नेम स्पेस से और मेन फंक्शन को स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम कोई ना कोई नंबर डिक्लेयर करेंगे और फॉर लूप में मैंने आपको बताया सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद हम कंडीशन लगाते हैं और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे क्यों लगाया, सिंपल यही कि हमने 1 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, तो मतलब कि 1 2 3 तो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाएंगे। अगर 5 से 1 तक होते थे हम यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते। तो फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं
इनिशियलाइजेशन, इसको हम कंडीशन कहते हैं और इसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद हम आउटपुट करवा देंगे और हमारे पास नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इस वीडियो में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, n इज इक्वल टू 0 हमने ये क्यों नहीं लिखा। आपने हमेशा याद रखना है, जब भी हमने 5 नंबर प्रिंट करवाने हैं तो हमें n इज इक्वल टू 1 लिखा होगा। बाद औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, n इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। अगर n इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो वो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि 0 भी काउंट होता है और 0 से लेकर 5 तक नंबर प्रिंट हो जाएंगे। जब 0 से लेकर 5 तक प्रिंट होंगे तो आप इस नंबर काउंट कर सकते हैं, टोटल नंबर 6 बनते हैं। इसलिए आपने अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने नंबर 0 से लेकर 4 तक प्रिंट करवाना है, 0 से लेकर 5 तक प्रिंट करवाने हैं, तभी आपने 0 का यूज़ करना है। अगर आपके पास 1 से लेकर 5 तक होंगे तो आपने सिर्फ n इज इक्वल टू 1 ही लिखना होगा। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इसको और डिटेल से समझने के लिए हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और डीपली समझते हैं। जी फ्रेंड्स, अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेबल नंबर, लेंथ ऑफ टेबल एंड देन डिस्प्ले टेबल यूजिंग फॉर लूप। इस एग्जाम्पल का मतलब यह है कि हमने टेबल प्रिंट करना है। यूज़र खुद डिफाइन करेगा कि टेबल की लेंथ कितनी होगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट करना है, ठीक है, तो 2 का टेबल है तो उसकी लेंथ यूज़र खुद डिफाइन करेगा कि मैंने टेबल 8 तक लेके जाना है, टेबल 10 तक लेके जाना है या टेबल 12 तक लेके जाना है। मीन्स अगर 2 का टेबल है उसको 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है या 10 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो खुद यूज़र डिफाइन करेगा। ये किस तरह होगा फॉर लूप में, चलिए इसे सोल्व करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है कि जो जो हमारे पास गिवन होगा उसको हम लिखेंगे। तो टेबल हमने टेबल प्रिंट करना है तो सबसे पहले हम टेबल लिख लेते हैं। मतलब कि टेबल की जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम लिख सकते हैं टैब। आप टेबल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद हमने उसकी जो लेंथ है उसको डिफाइन करना है कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो हम LEN इसको शॉर्ट फॉर्म ये लिख सकते हैं। उसके बाद हम कोई भी नंबर मतलब कि जिससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, फिर 3 से, इस तरह हमने थर्ड नंबर ले लिया। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास गिवन थी, इसको हमने डिक्लेयर कर लिया। और उसके बाद सबसे पहले हम आउटपुट और इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ टेबल, मतलब कि हमने कौन सा टेबल लिखना है, 2 का, 3 का, 4 का, तो सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सीन करेंगे टेबल। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटर द लेंथ ऑफ टेबल, ठीक है। इसको लिखने के बाद हम फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप में हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन किस तरह होगी उसको भी समझेंगे। और ये हो गया लेंथ। जी फ्रेंड्स, ये हमने डिक्लेयर कर दिए, वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर कर दिया, इसकी आउटपुट और इनपुट भी लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम फॉर लूप लगाएंगे। तो फॉर लूप में क्या होगा, सबसे पहले जो पार्ट होगा मैंने आपको बताया था वो होगा इनिशियलाइजेशन का, कुछ वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल है c, तो c इज इक्वल टू 1। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमने c इक्वल 1 क्यों लिखा है, हमने प्रिंट करवाना है। अगर जब भी हम टेबल लिखते हैं तो हम मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, 0 से तो नहीं ना मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे, तो c इज इक्वल टू 1 लिखें। उसके बाद हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन में क्या होगा, c इज़ लेस देन इक्वल टू लेंथ। मतलब कि यहाँ पे हम 10 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे यूज़र की मर्जी है कि वो टेबल की लेंथ कहाँ तक लेके जाना चाहता है। अगर 2 का टेबल है तो उसको कितनी बार उसने मल्टीप्लाई करना है तो वो यूज़र खुद डिफाइन करेगा, इसलिए हमने यहाँ पे लेंथ लिखा है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे C++। तो ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट था। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, उसके बाद हमने कंडीशन लगाई। कंडीशन में हमने लेंथ क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि यूज़र खुद डिफाइन करेगा कि टेबल की लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी आउटपुट निकाल देंगे। तो यहाँ पे भी सी आउट में भी कुछ फार्मूले होंगे जो हमने लिखने होंगे। टैब का क्या मतलब है, टेबल। उसके बाद यहाँ पे हम डबल कोटेशन का यूज़ करेंगे। डबल कोटेशन में हम क्या करेंगे, डबल कोटेशन में हम मल्टीपल सिंबल का यूज़ करेंगे। ये किस लिए हम यूज़ करेंगे ये मैं आगे आपको बताऊँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सी को डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जब हमने आउटपुट निकालनी हो तो जो जो हमारे पास गिवन होता है उसको फिर डिक्लेयर करना होता है। उसके बाद हमने आउटपुट में लिखना होता है ताकि हमारे पास रिज़ल्ट शो हो सके। फिर उसके बाद हमने डबल कोटेशन इक्वल, फिर डबल कोटेशन, उसके बाद हमने
टेबल, मतलब कि जो टेबल है उसको प्रिंट करना है, तो टेबल को किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, नंबर के साथ। अगर 2 का टेबल है तो सी हमारे पास क्या है, नंबर, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया टेबल मल्टीप्लाई सी, ठीक है, और यहाँ पे एंडल आ गया। ये देखें, अब यहाँ पे हमने सी आउट, ये इतना बड़ा जो हमने सिंटैक्स है ये क्यों लिखा, सबसे पहले हम क्या टेबल प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेबल आएगा, जो भी हमारे पास गिवन होगा, 2 अगर हमने प्रिंट किया है 2, तो यहाँ पे टेबल 2 आएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा, ये स्टेरिक है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई होगा सी से, मतलब कि यहाँ पे अगर हमारे पास C1 है तो वो कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर अगर कंडीशन चेक होगी तो फिर C = 2 आ जाएगा, फिर वो मल्टीप्लाई होगा, फिर इक्वल का साइन आएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा टेबल मल्टीप्लाई C। तो हम इसे रन करते हैं और हमारे पास क्या आउटपुट आती है, ऐसे देखते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है इंटर नंबर ऑफ टेबल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 5 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो 5 लेंथ, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है लेंथ, क्योंकि यूज़र ने खुद डिफाइन करना है कि लेंथ इसकी क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैंने टेबल 5 का प्रिंट करवाना है तो सिर्फ 5 तक ही आना चाहिए, मतलब कि या 6 तक आना चाहिए, तो 6 मैंने किया, तो ये देखें 6 टाइम मल्टीप्लाई होगा। बार आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा इंटर नंबर ऑफ टेबल, मैंने प्रिंट करवाना है 12 का टेबल। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास फॉर एग्जांपल समझ लें कि 50 तक है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं 50 तक जिसने जो टेबल है वो प्रिंट करवा दिया। तो इसका ये फ़ायदा है कि यूज़र की खुद मर्ज़ी होगी कि वो कब तक और कहाँ तक अपनी जो टेबल की लेंथ है वो लेके जाना चाहता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है टेबल का। कई दफ़ा हम लिखते हैं टेबल 10 तक लिखते हैं, अगर हमने 10 तक लिखना हो तो हम C इज़ लेस देन इक्वल टू 10 लिखेंगे। तो अब देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। जी फ्रेंड्स, इंटर नंबर ऑफ़ टेबल, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टेबल 5 आ गया। ठीक है, और लेंथ हमने डिफ़ाइन खुद की हुई है कि लेस देन 10 होनी चाहिए, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर लिख दिया 10, तो ये देखें 10 तक ही प्रिंट होगा। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ असाइनमेंट के तौर पर, आपने उसे खुद सोल्व करना है। जी फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जांपल हैं, आपने खुद सोल्व करनी है। अगर आपको इन एग्जांपल्स में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल ओड नंबर फ्रॉम दी 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। मतलब कि आपने 1 से लेकर 10 तक इसमें जितने भी ओड नंबर होंगे 3, 5, 7 वो आपने आउटपुट करवानी है। सेकंड नंबर पे है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड प्रिंट द लोएस्ट एंड हाईएस्ट डिजिट इन द नंबर। ये बहुत सिंपल है, आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझना है कि ये किस तरह सोल्व होगा। अगर आपके पास नंबर गिवन है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास 3 नंबर्स गिवन है, फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 3, 4 और 5, तो आपने इसमें से देखना है कि लोएस्ट नंबर कौन सा है और हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो जाहिर बात है 5 हाईएस्ट नंबर है और 3 लोएस्ट नंबर है, तो आपने इस तरह इसको प्रिंट करवाना है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।